शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। जैसे ही फैका ने इस आईने को देखा, इसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई। कितना खूबसूरत है और कितना दिलफरेब है ये आईना। मन ही मन में फैका ने सोचा। फैका इस वक्त एक एंटीक शॉप पे खड़ी थी। शुरू से ही इसे एंटीक बहुत पसंद थे। भैया ये आईना कितने का है? फैका ने सवालिया नजरों से दुकानदार की तरफ देखा। जी वैसे तो ये 70,000 का है, लेकिन आप इसके लिए 60,000 दे दें। फैका ने नाक चढ़ाते हुए अपने बैग से 80,000 निकाले और दुकानदार के सामने रख दिए। ये लो अपने पैसे और ये आईना मेरे घर आज ही पहुंच जाना चाहिए। ये कहते ही फैका दुकान से निकली और गाड़ी में बैठकर चली गई। दुकानदार हैरान और परेशान खड़ा रहा। रंग ढंग से फैका खास अमीर घर की लग रही थी। इसकी गाड़ी इसकी शान और शौकत में मजीद इजाफा कर रही थी। मगरबी लिबास जेब तन किए हुए इस लड़की में गुरूर कूट कूट कर भरा था। बशीर हाउस में आज काफी गमागमी थी। काफी बड़ा फंक्शन था। रात को फंक्शन से फारिग होने के बाद पूरी फैमिली टीवी लाउंज में बैठी थी। बशीर साहब घर के सरबराह थे। इनकी 3 कुंवारियां बेटियां फैका, साइका और मीना थी। 4 बेटे थे। अकबर और असलम शादीशुदा थे, जबकि आसिफ और बासित की अभी शादी नहीं हुई थी। बशीर साहब की घर वाली को मरे हुए एक अरसा हो गया था। बाबा देखे आज मैं क्या लाई हूँ। फैका गर्दन अकड़ाते हुए बोली, क्या लाई है मेरी बच्ची? बशीर साहब ने बड़े प्यार से पूछा। एक बहुत ही खूबसूरत आईना। फैका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दिखाओ तो सही। मीना बोली, रफीक वो आईना लेकर आओ जो मैं आज लेकर आई हूँ। कुछ देर बाद बशीर साहब की नज़रों के सामने वो आईना हाजिर किया गया। कुछ देर के लिए सब खामोश हो गए। वह क्या खूबसूरत आईना है। असलम अशश कर उठा। फिर क्या था कि सब घर वाले तारीफों के पुल बांधने लगे। वो फैका तो तारीफें सुन सुनकर हवाओं में उड़ने लगी। आईने को टीवी लाउंज में अवीजा कर दिया गया। कुछ देर की गपशप के बाद सब अपने कमरों में चले गए। रात के 3 बज रहे थे। अचानक इस आईने में से एक अजीब सी रोशनी निकली जो पूरी टीवी लाउंज में फैल गई। देखते ही देखते टीवी लाउंज में 12 आईने अपने आप अमीजा हो गए। टीवी लाउंज में चीखों की आवाज से गूंज उठा। अचानक एक आईने में से एक बहुत से अधेड़ उम्र की औरत रेंगते हुए बाहर आई, जिसका चेहरा बुरी तरह मसा हुआ था। इसके लंबे लंबे नुकीले दांत थे जिनमें से खून रस रहा था। एक काली बिल्ली इस देर उम्र की औरत के सामने से गुजरी। इस औरत ने बिल्ली पर एक झपटा मारा और अपने लंबे लंबे नुकीले दांत बिल्ली के जिस्म में गाड़ दिए। बिल्ली तड़पने लगी। वो चुड़ैल तड़पती बिल्ली को आईने के अंदर ले गई। टीवी लॉन्च में से एक रोशनी पैदा हुई और एक आईने के सिवा तमाम आईने गायब हो गए। शीजा जोहर की नमाज अदा करके उठी तो उसको किसी अनजान शख्स की आवाज आई। वो शख्स शीजा का नाम ले रहा था, जिसकी वजह से शीजा की तवज्जो इसकी तरफ मबूज हो गई। शीजा ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो मियाँ बशीर बाहर बैठे थे। देखे अतीक साहब, मुझे आपकी बेटी शीजा पसंद है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बदले में आपको 50 लाख दूंगा। अतीक के मुंह से राल टपकने लगी। अतीक ने शीजा की अम्मा यानी अपनी बीवी की तरफ देखा जो नफी में सर हिला रही थी। जी जी मुझे मंजूर है। अतीक ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। आज ही निकाह पढ़वा लेते हैं। मियाँ बशीर 68 साल का बूढ़ा खुशी से बोला। ये सुनकर शीजा के सदमे के मारे नीचे बैठ गई। इसका दिल टूट गया। ख्वाब चकनाचूर हो गए। इसमें इसका कसूर नहीं था। शीजा एक खुबरू लड़की थी जो मियाँ बशीर के यहाँ काम करती थी। माना कि एक वो गरीब थी, मगर इंसान तो वो भी थी। वो किस कदर रोई, कितना गड़गड़ाई, अपने बाप के आगे हाथ जोड़े। इसको वास्ते दिए मगर बाप को पैसे का भूखा था। इसने बेबस शीजा की एक नसूनी और जबरदस्ती इसका निकाह मियाँ बशीर से कर दिया। शीजा को मियाँ बशीर के साथ रुखसत कर दिया गया। बाबा ये शीजा को आप अपने साथ क्यों लाए हैं? सहका ने हैरत से पूछा। बेटा मैंने इससे शादी कर ली है और अब ये तुम्हारी माँ है। आपकी उम्र आपने देखी है। इस बेचारी पर आपने इतना बड़ा जुल्म कैसे ढाया?
सैका के चेहरे पर हैरत और परेशानी के मिले जुले तसरात वाज़ा थे। बाबा वो हमारी माँ को भूल गए। मीना की आंखों में आंसू थे। नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इससे कोई जुल्म नहीं ढाया। इसके बाप की रजामंदी पर मैंने इससे शादी की है। चलो मेरे साथ। मियाँ बशीर ने शीजा का हाथ पकड़ा और इसको अपने साथ कमरे में ले गया। मीना और सैका अपने बाप का चेहरा देखती रह गई। फैका, बाबा ने शीजा से शादी कर ली है। मीना रोते हुए बोली। क्या? बाबा ने इसको 2 टके की लड़की से शादी? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। फैका ने मीना से पूछा। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मीना ने जवाब दिया। मैं इस शीजा से अभी पूछती हूँ, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। फैका चीखती हुई बाहर की जानब भागी तो सैका ने इसे पकड़ लिया। इसमें शीजा का कोई कसूर नहीं। इस बेचारी को तो बाबा ने 50 लाख के होश खरीद कर लाए हैं। सैका ने फैका को समझाने की कोशिश की। मगर तुम्हें कैसे पता? फैका ने सवाल किया। मैंने बाबा को किसी से बात करते हुए सुना था। सैका ने जवाब दिया। खैर जो भी हो, सुबह होते ही मैं इस शीजा को धक्के देकर घर से निकाल दूंगी। मीना, तुमने फैका को देखा है? सैका ने मीना से पूछा। नहीं देखा मैंने। मीना ने जवाब दिया। मीना और सैका समेत सब मुलाजमीन ने पूरा घर छान मारा, लेकिन फैका न मिली। हैरत की बात तो यह थी कि फैका की गाड़ी भी घर में मौजूद थी। पूरा घर फैका की गुमशुदगी की वजह से फिक्रमंद था। शीजा अपने कमरे में बैठी थर थर कांप रही थी। जैसे ही इसके जहन में रात वाला मंजर आता वो कांप कर रह जाती। मुझे बशीर को बता देना चाहिए। अगर किसी ने मेरा यकीन न किया और मुझे कसूरवार समझा, नहीं, मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। शीजा अपने दिल ही दिल में सोचने लगी। एक रात पहले शीजा को घबराहट हुई। वो अपने कमरे से बाहर आ गई। इसने देखा कि फैका अपने हाथ में गिलास पकड़े अपने कमरे की जानब जा रही थी। जैसे ही फैका ने टीवी लॉन्च में अवीजा आईने के सामने से गुजरने लगी तो आईने में से एक रोशनी निकली और आवाज आई। फैका, कहाँ जा रही हो? फैका ठटक कर रह गई। आईने के सामने खुद बहुत एक और आईना आ गया, जिसमें से एक हैबतनाक बुढ़िया निकली और कांपती फैका को दबोच लिया और अपने साथ आईने के अंदर ले गई। और आईना बंद हो गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। शीजा ये पूरा होलनाक मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। हर घर में फैका की गुमशुदगी की कई वजह से काफी परेशानी चल रही थी। फैका की गुमशुदगी को एक दिन गुजर चुका था और दूसरी तरफ शीजा ने सोचा इसे किसी को फैका के बारे में बता देना चाहिए। घर में फैका के अलावा सबका रवैया शीजा से अच्छा था, लेकिन सैका शीजा से ज्यादा करीब थी। लिहाजा शीजा ने सैका को अतमाद में लेने का सोचा। सैका अपने कमरे में बैठी फैका के मुतालिक सोच रही थी कि इसी स्नाम में किसी ने कमरे का दरवाजा बजाया। जी अंदर आ जाएं। सैका चलाई। सैका जी, मैं अंदर आ जाऊं? शीजा ने सवाल किया। आ जाओ, मुझे सैका जी नहीं सिर्फ सैका कहा करो, अगर तुम भी मेरी बहनों की तरह हो। सैका का लहजा मोहब्बत और शफकत से लबरेज था। सैका, अगर मैं आपको फैका के मुतालिक कुछ बताऊं तो क्या आप मेरे यकीन करेंगी? शीजा ने सवाल किया, जिसके जवाब में सैका ने इस बात में सर हिलाया। फिर शीजा ने सारा माजरा सैका को सुना डाला। सैका के चेहरे पे ये परेशानी वाज़ा थी। सैका, ऐसा करते हैं कि रात 12 बजे के करीब मैं इस आईने के करीब जाऊंगी। अगर कुछ हुआ तो सबूत के तौर पर आप वीडियो बना लेना। शीजा ने तजवीज़ पेश की। मगर शीजा, अगर मगर कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर शीजा कमरे से चली गई। सैका सोचों में डूब गई। रात के 12:30 बज रहे थे। शीजा आईने के सामने खड़ी थी, जबकि सैका हाथ में मोबाइल पकड़े वीडियो बनाने के लिए तैयार थी। सुबह के 11 बज रहे थे। सैका और शीजा एंटीक शॉप के सामने खड़ी थी, जहाँ से फैका ने आईना खरीदा था। मगर बदकिस्मती से शॉप बंद थी। वह यार, अब क्या करें? सैका ने गुस्से से अपनी परेशानी पर हाथ मारा। शीजा कुछ सोचकर बोली। सैका, मैं एक बाबा जी को जानती हूँ जो सीबी मखलूक के बारे में काफ़ी इल्म रखते हैं। हमें इनके पास जाना चाहिए, भला मुआवजा ही काम करते हैं। सैका ने इस बात में सर हिलाया और दोनों गाड़ी में सवार होकर बाबा जी के आस्थाने की तरफ चल दी। गाड़ी बाबा जी के आस्थाने के आगे रुकी। शीजा और सैका आस्थाने के अंदर तशरीफ ले गई। सामने एक बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने दोनों लड़कियों को बैठने का इशारा किया। हाँ बेटा, बोलो किस काम से आना हुआ? बाबा जी ने सवाल किया। रुको, पहले अपने बारे में सच सच बताओ, फिर ही मैं तुम्हारे मसले का हल निकाल सकूंगा। शीजा और सैका ने एक दूसरे की तरफ देखा। शीजा बोली,
یہ سیکا میری ستیلی بیٹی ہے۔ اس کی 2 بہنیں فائقہ اور مینا ہیں، 4 بھائی اسلم جن کی بیوی سلمہ ہے، اکبر جن کی بیوی سمیرہ ہے، باسط اور آصف جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اکبر کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ سب کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ فائقہ ایک آئینہ لائی تھی۔ پرسوں رات میں نے دیکھا کہ فائقہ کو ایک ہیبت ناک عورت آئینے کے اندر لے گئی، جس کے بعد وہ لاپتہ ہے۔ کل رات تقریباً 12:30 بجے میں اس آئینے کے قریب گئی۔ جو ہی میں نے اس آئینے پہ ہاتھ رکھا، ایک تیز روشنی اس آئینے کے اندر سے نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے ارد گرد 12 آئینے آ گئے۔ ایک آئینے پر جو میں نے نظر ڈالی تو دیکھا اس میں آگ جل رہی تھی۔ دوسرے آئینے میں دیکھا ایک صندوق پڑا ہے جس میں بہت سا سونا موجود ہے۔ تیسرے آئینے میں دیکھا ایک خون آلود تلوار زمین پر پڑی ہے۔ چوتھے آئینے میں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی تیز تیز کچھ پڑھ رہی ہے۔ پانچویں میں نے دیکھا بہت تیز طوفان ہے اور درخت اکھڑ رہے ہیں۔ چھٹے میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت لڑکی جس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، دیوار کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی ہے۔ ساتویں میں نے دیکھا ایک داغا بندھا ہوا ہے۔ آٹھویں آئینے میں نے دیکھا ایک چھوٹی لڑکی بہت اونچی اونچی رو رہی ہے۔ نویں آئینے میں کچھ نظر نہیں آیا مگر چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ 10ویں آئینے میں نے دیکھا کوئی انسان زمین پر لیٹا ہے جس کے پیٹ سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہے۔ 11ویں آئینے میں نے دیکھا ایک گھڑی ہے جس کی سوئی بہت تیز گھوم رہی ہے اور 12ویں آئینے میں لکھا تھا 12۔ پھر ایک ایک کر کے آئینے غائب ہونے لگے اور پھر آخری آئینے کے ساتھ روشنی ختم ہو گئی۔ میں نے ٹی وی لاؤنج میں کھڑی تھی۔ سیکا کو میں نے ویڈیو بنانے کا کہا مگر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آئینے سے روشنی نکلی اور میں غائب ہو گئی۔ جب دوبارہ روشنی نکلی تو میں دوبارہ نمودار ہو گئی۔ بابا جی شیزہ کی باتیں غور سے سنتے رہے اور پھر بولے، دیکھو لڑکی تمہارے پاس 12 دن ہیں، فائقہ ابھی محفوظ ہے، تم میں سے کسی کو اس آئینے کے اندر جانا ہوگا، گھر میں نماز روزہ کا اہتمام کرو اور اب مجھ سے کچھ بھی پوچھے بغیر یہاں سے جاؤ۔ بس ایک بات یاد رکھنا کہ وہ آئینہ اسیبی ہے، ایک داغے کا مطلب ہے کہ تمہارے ایک دن ختم ہو گیا، پیچھے رہ گئے 11 دن، تمہارے گھر والے بہت خطرے میں ہیں۔ یہ سن کر دونوں باہر آ گئی، گاڑی میں سوار ہو کر گھر کی جانب چل دیے۔ گھر پہنچی تو ایک خوفناک منظر ان کا منتظر تھا۔ گھر کی ملازمہ رشیدہ کا پیٹ چاک تھا، جن میں سے آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی اور خون سے پورا صحن بھرا ہوا تھا۔ رشیدہ کی موت سے سب گھر والوں کے اندر خوف بیٹھ گیا، لیکن سیکا اور شیزہ کو سخت جھٹکا لگا کیونکہ پورے گھر میں صرف حقیقت وہ دونوں جانتی تھیں۔ شام کو پولیس بھی گھر تشریف لائی، جن کو رشوت دے کر سارا معاملہ رفع دفع کر دیا گیا۔ دوسری طرف سیکا اور شیزہ نے بھی سب گھر والوں کو حقیقت بتانے کا سوچا۔ اگلی صبح جب سب گھر والے ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے تو سیکا نے بات شروع کی۔ وہ الف سے یہ تک ساری حقیقت کہہ سنائی۔ ثبوت کے طور پر وہ ویڈیو بھی دکھائی جس میں شیزہ آئینے کے سامنے کھڑی غائب ہو گئی۔ مرتے کیا نہ کرتے، سب گھر والوں کو یہ خوفناک حقیقت تسلیم کرنا پڑی۔ پہلے ہی 2 دن گزر چکے تھے، ہمارے پاس صرف 10 دن رہ گئے۔ انہی 10 دنوں کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ شیزہ بولی، تو کیا ہم اس آئینے کو باہر نہیں پھینک سکتے؟ سلمہ بابی نے پوچھا۔ نہیں بابی، پہلے بات تو اس میں فائقہ قید ہے، دوسری بات یہ آئینہ اپنی جگہ منجمد ہو چکا ہے، سیکا نے جواب دیا۔ ساتھ ہی ساتھ سیکا گور گور کر میاں بشیر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میاں بشیر اپنی نظریں کبھی دائیں کبھی بائیں گھما لیتے۔ اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ تو سیکا میاں بشیر کے بارے میں جان چکی ہے، جس سے میاں بشیر انجان بن رہے تھے۔ چلو بھائی لڑکو، دفتر نہیں جانا کیا؟ میاں بشیر چلائے۔ جی بابا چلیں، اسلم نے جواب دیا۔ میاں بشیر اپنی پیشانی پر سے پسینہ پوچھتے ہوئے باہر کی جانب چل دیے، جبکہ سیکا کی نظر باہر جانے تک ان کا تعاقب کرتی رہی۔ خیر سب مرد دفتر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سمیرہ اور سلمہ بابی کھانے کا انتظام کرنے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئیں، جبکہ شیزہ اور مینا اور سیکا آئینے پر تحقیق کرنے کے لیے چلی گئی۔ شیزہ اور سیکا آئینے کا معائنہ کر رہی تھی۔ شیزہ، یہ دیکھو، یہ آئینے کے ارد گرد کچھ لکھا ہے۔ نہیں سیکا، یہ تو صرف ڈیزائن ہے، مینا بولی۔ نہیں مینا، سیکا صحیح بول رہی ہے، یہ کچھ لکھا ہے مگر کس زبان میں؟ شیزہ بولی، سیکا کیوں نہ ہم دوبارہ اس انٹیک شاپ پر چلیں، شاید وہاں سے ہمیں کچھ معلوم ہو جائے۔ اب یہ باتیں چل رہی تھی کہ باورچی خانے سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ سیکا اور شیزہ باورچی خانے کی جانب بھاگی۔
बावर्ची खाने से सलमा भाभी ने एक बहुत बड़ा चाकू अपने हाथ में पकड़ा था जो वो समीरा के पेट में मार रही थी। सलमा समीरा पर एक के बाद दूसरा वार कर रही थी। समीरा के खून से पूरा बावर्ची खाना लाल हो चुका था। मीना जो कि टीवी लॉन्च में खड़ी अपने घर के बदतर हालात पर रो रही थी। इसको अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो आईने में से एक लंबा जलसा हुआ बाजू निकला जो मीना को आईने की जानब खींचने लगा। आओ बचाओ, मीना चीखने लगी। इधर सलमा भाभी किसी के काबू में नहीं आ रही थी। इत्तेफाक से असलम और बासत किसी काम से घर आई। चीखू की आवाज सुनकर वो दोनों बावर्ची खाने की जानब भागी। सलमा किसी जानवरों की तरह ऊंची ऊंची दौड़ रही थी। पूरा किचन खून आलूद हो चुका था। बासत और असलम ने जल्दी जल्दी सलमा को पकड़ा और शीजा और सहका टीवी लॉन्च की जानब भागी। मीना को मसलसल कोई आईने के अंदर खींच रहा था। शीजा और सहका ने पूरा जोर लगाया और मीना को बाहर निकालने की कोशिश की। मीना का धड़ आईने के अंदर जबकि टांगे बाहर रह गई थी। अचानक शीजा और सहका को जोरदार झटका लगा और पीछे जाकर गिरी। लाख कोशिशों के बावजूद मीना को न बचा सकी। मीना आईने के अंदर चली गई। सलमा भाभी बेहोश हो गई। 2 दिन बाद एक मुआवजा हुआ। समीरा बच गई मगर फैका और मीना गायब हो चुकी थी। घर के बदतर हालात की वजह से सब कुछ चुप लग गई थी। मजीद 2 दिन गुजर गए। पीछे 8 दिन बच गए थे। अगली सुबह शीजा और सहका एंटीक शॉप गई। खुशकिस्मती से आज शॉप खुली थी। अस्सलाम वालेकुम भैया, एक लड़की आपसे आईना खरीद कर गई थी। इसका नाम फैका था। शीजा ने सवाल किया। जी। फिर दुकानदार ने अपनी पेशानी पर बल डालते हुए कहा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो आईना कहाँ से आया था? मेरा मतलब है कि आप वो आईना कहाँ से लाए थे? शीजा ने पूछा। जी नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये आईना मैं नहीं, मेरा भाई किसी से खरीद कर लाया था और वो आज दुकान पर नहीं आया। अगर आपने इस आईने के बारे में तफसीलात से जानना है तो आप परसों आना क्योंकि मेरा भाई दुकान पर परसों को आएगा। दुकानदार ने तजवीज़ पेश की जिसके जवाब में सहका और शीजा ने अस्पात में सर हिलाया और दुकान से चली गई। दुकानदार पीछे खड़ा इनको देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट में चिल्लाकी नुमाया थी। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। आधी रात का वक्त था कि शीजा को महसूस हुआ कि इसके पांव पर किसी ने हाथ लगाया। वो बुखला कर उठ गई। इसने देखा कि सामने दीवार में सहका खड़ी है जो कि इसको बाहर आने के लिए इशारा कर रही थी। शीजा ने अपना दुपट्टा ओढ़ा और सहका के पीछे पीछे चल दी। सहका टीवी लॉन्च में जाकर रुक गई। सहका, आप मुझे यहाँ क्यों लाई है? शीजा ने सहका से सवाल किया। तुम्हें कुछ दिखाना था। शीजा को अपने पीछे से एक आवाज आई। ये देखकर शीजा हैरान रह गई कि इसके पीछे भी सहका थी। तुम्हें कुछ बताना था। एक बार फिर से शीजा को अपने दाएं जानब से आवाज आई। शीजा ने डरते डरते अपना मुंह दाएं जानब मोड़ा तो वहां भी सहका खड़ी थी। तुम में से कोई भी सहका नहीं है। शीजा डर के मारे लरज कर रह गई। शीजा ने देखा कि मेज पर सहका का कटा हुआ सर एक जानब पड़ा है जबकि खून आलूद जिस्म दूसरी तरफ। अब तो शीजा की आवाज दब गई थी। वो चीखना चाह रही थी मगर चीख ना पाई। वो भागना चाहती थी मगर डर की वजह से अपनी जगह पर मुंजमद हो गई। वो एक लाचार मुजस्मे की तरह टीवी लॉन्च में खड़ी थी। फिर आईने में से एक तेज रोशनी निकली। वो सब बदरुएं ऊंची ऊंची केकल लगाते हुए आईने के अंदर चली गई। शीजा को चक्कर आए और वो वहीं बेहोश हो गई। सुबह की किरणें जब शीजा की आंख पर पड़ी तो इसके होश आ गए। इसने अपने आप को टीवी लॉन्च में पाया। वो भागकर सहका के कमरे की जानब गई। ये देखकर इसके दिल को राहत आ गई कि सहका फजर की नमाज अदा कर रही थी। शीजा ने भी वुज़ू किया और सहका के साथ ही फजर की नमाज अदा की। सुबह के नाश्ते पर शीजा बहुत बुखलाई हुई थी। इसको समझ नहीं आ रहा था कि जो रात को इसके साथ हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। अगर ख्वाब था तो वो टीवी लॉन्च में कैसे आ गई? नाश्ते के बाद शीजा अपने कमरे में चली गई। सहका इसके हालात भांप गई। वो भी शीजा के पीछे इसके कमरे में चली गई। क्या बात है शीजा, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो? सहका ने शीजा से सवाल किया। दरअसल रात को शीजा ने फिर रात को अपने साथ पेश होने वाला वाकया सहका को बताया। सहका ने शीजा को हौसला दिया पर वो अंदर से खुद भी बहुत डर गई थी। रात को सहका और शीजा फिर आईने का मुआयना कर रही थी तो आईने की निचली सतह पर शीजा का हाथ लगा।
ऐनी की निचली सतह वाला फ्रेम फर्श पर गिर गया। ये देखे सहका, मुझे लगता है ये किसी तरह का ताला है। देखे यहाँ चाबी लगाने की जगह बनी हुई है। शीजा ऐनी की निचली सतह की तरफ इशारा करते हुए बोल रही थी। वाकई शीजा, यहाँ कोई चाबी लगेगी मेरे ख्याल में। सहका और शीजा बहुत खुश हुई। इन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। फिर उन्होंने अच्छी तरह से आईने का मुआयना किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद इनको कहीं से चाबी मिल जाए। मगर सारी मेहनत रायगां चली गई क्योंकि इनको चाबी नहीं मिली। शीजा, हमारे पास सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। अब इस दुकानदार से ही हमें कुछ पता चलेगा। सहका बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। हाँ सहका, हमें कल एंटीक शॉप दोबारा जाना पड़ेगा, शीजा बोली और सहका ने इस बात में सर हिला दिया। अगली सुबह, अस्सलाम वालेकुम भैया, हम आ गए हैं, आप अपने भाई को बुला दें। शीजा बोली, जी अच्छा, मैं बुलाता हूँ। वो दुकानदार उठा और दुकान के शटर बंद करने लगा। ये दुकान का शटर आप क्यों बंद कर रहे हैं भैया? सहका और शीजा के पसीने छूट गए। अब इतनी मुश्किल से तितलियां हाथ लगी हैं, अब क्या इनको ऐसे ही जाने दूं? दुकानदार के चेहरे पर खुबासत नुमाया थी। भैया, तुम्हें खुदा का वास्ता है, हमें जाने दो, आखिर तुम्हारे घर में भी औरतें होंगी। सहका ने दुकानदार के सामने हाथ जोड़ लिए। बकवास बंद कर, मेरे घर की औरतों का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना, दुकानदार चिल्लाया। शायद वो भूल चुका था कि जो कुछ वो करना चाह रहा था दरअसल वो सबसे गंदा फेल है। वो आगे बढ़ा, इससे शीजा की कलाई पकड़ ली। या मेरे अल्लाह, मुझे बचा ले, बेशक तेरी जात बड़ी बेबाक है। शीजा चिल्ला उठी। अचानक दुकानदार के शटर पर किसी ने जोर से दस्तक दी। कौन है? दुकानदार ने पूछा। साहब, मैं अशरफ हूँ, आपने खुद ही तो मुझे बुलाया था, अशरफ ने पार से जवाब दिया। दरअसल दुकानदार ने इसकी गंदे फेल में अपने मुलाजिम अशरफ को भी साथ मिला लिया था। दुकानदार ने जो ही शटर खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि अशरफ के साथ पुलिस खड़ी थी। अशरफ, तुम पुलिस को? दुकानदार के गले से अल्फाज अटक गए। जी साहब, मैं ही पुलिस को लाया हूँ ताकि आपको बेनकाब कर सकूं, क्योंकि मैं कभी भी आपका साथ नहीं दूंगा। मुझे अपने अल्लाह का खौफ है, जिसका इंसाफ बड़ा ही सख्त है, अशरफ पुरजोश अंदाज में बोला। पुलिस ने शटर उठाया और दुकान की छानबीन की। शीजा और सहका ने तमाम कहानी पुलिस को बता दी, जिसके बाद पुलिस दुकानदार को गिरफ्तार करके ले गई। मैं इस आईने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, अलबत्ता इतना जानता हूं कि ये आईना 2 साल पहले भारत से आया था। अशरफ ने शीजा और सहका को आईने के तफसीलात बता दी। सहका और शीजा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अशरफ का कैसे शुक्रिया अदा करें। खैर, सहका ने अशरफ को 5000 दिए और गाड़ी में बैठकर चली गई। सहका, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम कैसे बच गई। शीजा सहका से मुखातब हुई। हमें अल्लाह ने बचा लिया। देखा, तुमने अल्लाह से दुआ की और उसने तुम्हारी दुआ फौरन कबूल कर ली। जी सहका, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा सहका, हम ये बात घर में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि घर में पहले ही बहुत परेशानी है। हाँ ठीक है, सहका ने इस बात में सर हिला दिया। शीजा कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि मियाँ बशीर सोफे पर बैठे रो रहे हैं। शीजा बाहर जाने लगी, मगर वो मियाँ बशीर की तकलीफ को अपने दिल में महसूस कर रही थी। मैं मानती हूँ कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया, मगर आप हम शरीयत और कानून के लिहाज से मियाँ बीवी हैं। आपकी हर परेशानी अब मेरी परेशानी है, आपका हर दुख मेरा दुख है। अगर आप अपना दिल हल्का करने के लिए मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब से तुम मेरे घर में आई हो, मेरे घर से खुशियां रुखसत हो गई हैं। तुम्हारी वजह से आज हम ये अजाब झेल रहे हैं। तुम मनोस हो, सुना तुमने, तुम मनोस हो। बशीर साहब शीजा पर चीख रहे थे। ये तो इंसान की फितरत है, गुनाह वो खुद करता है और जिम्मेदार इसका किसी और को ठहराता है, जिस तरह मियाँ बशीर अब कर रहे थे। शीजा की आंखों में आंसू आ गए। वो मजबूरी लाचार लड़की उठकर बाहर चली गई। शाम का वक्त। सहका, मैं आ जाऊं? शीजा ने सहका के कमरे में जाने के लिए इजाजत तलब की। हाँ आ जाओ, सहका बोली। अच्छा सहका, मैं सोच रही थी कि आपको याद होगा कि हमने वो आईने के इर्द गिर्द कुछ लिखा पाया था और कल अशरफ ने हमें बताया कि ये आईना भारत से आया है। हाँ फिर? सहका बहुत गौर से शीजा की बात सुन रही थी। तो ये क्या हो सकता है कि वो हिंदी जुबान में हो? शीजा ने अपनी राय दी और हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सहका हैरानी से बोली। चलो आईने के पास चलते हैं।
और इसके पर लिखे गए अल्फाज को इंटरनेट पर देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। सैकन ने तजवीज़ दी और दोनों आईने के पास चली गई। आईने पर लिखे हुए अल्फाज को जब सैकन ने इंटरनेट पर सर्च किया तो देखा तो कुछ पता न चला। अरे यार, यहाँ तो कुछ नहीं पता चल रहा। सैका अफसुर्दगी से बोली, मुझे एक और आईना मिलेगा? शीजा ने सवाल किया। हाँ, मगर छोड़े, आप जल्दी से एक और आईना मंगवा दे। शीजा बोली। अच्छा। और सैका ने शीजा को एक और आईना मंगवा दिया। शीजा ने दूसरा आईना पहले वाले आईने के सामने रखा तो पहले आईने पर लिखे हुए अल्फाज खुद ब खुद पलट गए। शीजा और सैका ने एक दूसरे की तरफ हैरानगी से देखा। सैका, इन अल्फाज को इंटरनेट पर सर्च करें। शीजा बोली। हाँ वाकई शीजा, ये हिंदी अल्फाज है। सैका खुशी से बोली। और इसका मतलब है ऐसी कुदरती रोशनी जो सब अंधेरों को चीर कर रख दे, जिसका अक्स जब पड़ेगा 12 पर तो खुल जाएगा राज। इसका मतलब क्या हुआ? शीजा ने सैका से पूछा। सैका ने कंधे उचकाते हुए लाइल्मी का इज़हार किया। खैर, रात तक वो दोनों इस बारे में सोचती रहीं, मगर कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। चलो शीजा, अब इसके बारे में कल सोचेंगे, अब रात बहुत हो गई है, सैका बोली। और दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। रात के 2 बजे बासत अपने कमरे में सो रहा था। इसको किसी के हंसने की आवाज आई। बासत बुखला कर उठ गया, मगर इसके पास कोई नहीं था। अचानक इसको अपने चेहरे पर कोई गीली चीज महसूस हुई। इसे जब हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। जब बासत ने डरते डरते ऊपर की जानब देखा तो एक बूढ़ी औरत, जिसके लंबे लंबे नुकीले दांत थे जिनमें से खून रस रहा था, वो औरत हवा में लहरा रही थी। भारत थर थर कांपने लगा। वो औरत बासत के ऊपर गिरी और उसने बासत को दबोच लिया। अगले रोज सैका और शीजा मुसलसल इस फैली को सुलझाने में लगी थी। पीछे दिन भी सिर्फ 3 रह गए थे। शाम हो गई, मगर अभी तक इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। सैका, मुझे पता चल गया, शीजा खुशी से चिल्लाई। सैका बेताब थी। देखा, अंधेरों को चीरने वाली रोशनी से मुराद चांद की रोशनी और 12 से मुराद 12 आईने, यानी चांद की रोशनी जब 12 आईनों में पड़ेगी तो सब कुछ वाज़ा हो जाएगा। इस पर सैका बोली, हाँ बिल्कुल ठीक है। शीजा ने जवाब दिया। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद सब घर वाले टीवी लॉन्च में जमा हो गए, सिवाय बासत के। तमाम खिड़कियां खोल दी गईं, जिससे चांद की रोशनी आईने पर पड़ रही थी। अब इस आईने के साथ 11 और आईने रख दिए गए। जब चांद की रोशनी एक आईने से टकराकर दूसरे आईने पर पड़ी, दूसरे आईने से तीसरे आईने पर, और फिर इस तरह करते करते जब 12वें आईने पर पड़ी तो पहले आईने में से तेज रोशनी निकली और एक चाबी फर्श पर गिर गई। शीजा ने जल्दी जल्दी वो चाबी उठाई और पहले वाले आईने में जहां चाबी लगाने की जगह बनी थी वहां चाबी लगा दी। अचानक से पूरे घर में जल्जला आ गया, और जब वो जल्जला खत्म हुआ तो वो आईना अपने आप खुलने लगा। अब आईना मुकम्मल तौर पर खुल चुका था। आईने के इस पार अंधेरा ही अंधेरा था, जो बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। सबने इस आईने के अंदर जाने की कोशिश की, मगर कोई न जा पाया। मगर जब शीजा ने अंदर जाने की कोशिश की तो वो बासानी अंदर चली गई। शीजा आईने से बाहर आई और इससे सैका को अपने गले लगा लिया। शीजा ने हाथ में लालटेन पकड़ी और सब घर वालों की रजामंदी से वो आईने के अंदर दाखिल हो गई। आईने के अंदर दाखिल होते ही पहले शीजा एक बार फिर पीछे मुड़ी। इससे सैका को अलविदाई नजरों से देखा। शीजा की आंखें नम थी। इस लालटेन की रोशनी में वो हुस्न की मलका लग रही थी। इस तारीखी में वो मासूम सी लड़की सर पर दुपट्टा ओढ़े मुंह में कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। ऐसा नहीं था कि इसको डर नहीं लग रहा था। इसको डर तो लग रहा था, पर अल्लाह पर भरोसा भी था। लालटेन की मदम रोशनी में सामने इसको एक पुराना सा टूटा हुआ दरवाजा नजर आया। इसने कांपते हुए हाथों से वो दरवाजा खोला तो उसके गले से एक दबी हुई चीख निकली। इसने देखा कि कमरे में इंसानी जिस्म के बहुत से ढांचे लटक रहे हैं। कमरे में बहुत सी बुरी बू आ रही है। इसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और आगे की जानब बढ़ने लगी। अचानक इसकी ठोकर किसी चीज से लगी, वो नीचे गिर गई। समीरा भाभी अपने कमरे में बैठी थी कि इतने में किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। जी कौन है? अंदर आ जाओ, समीरा चिल्लाई। समीरा ने देखा कि सामने बासत खड़ा है। कहाँ थे बासत आज सुबह से? समीरा ने बेध्यानी से सवाल किया। आपको मारने की तरकीब सोच रहा था, बासत ने जवाब दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो? समीरा गुस्से से चिल्लाई। समीरा ने जब बासत के चेहरे की तरफ देखा
تو وہ बौखला गई। बासत का चेहरा मुकम्मल सपाट था। इसकी आंखों से खून की लड़ियां निकल रही थी। बाबा, मैं सब जान गई हूँ। तो ये सब साजिश आपकी थी। आपने इतने साल हमें अंधेरे में रखा। आपको शर्म आनी चाहिए। सहका बहुत गुस्से से अपने बाप से बातें कर रही थी। ये कौन सा तरीका है बात करने का? मियाँ बशीर भी गुस्से से बोले, ये वही तरीका है जो हमें आपसे पहले इख्तियार कर लेना चाहिए था। सहका ने गुस्से से जवाब दिया। अभी बाप बेटी में खटपट चल रही थी। कितनी देर में इन दोनों को दिल खराज चीखों की आवाज आई। वो दोनों बाहर की तरफ भागे। जब शीजा ने लालटेन की रोशनी में गौर से देखा तो इसको जमीन पर एक आईना पड़ा हुआ नजर आया। वो जमीन पर दोनों जानों बैठ गई और आईने को अपने सामने रख दिया। अचानक आईने से तेज रोशनी निकली और शीजा के इर्द गिर्द 12 आईने घूमने लगे। फिर वो सब आईने आपस में मिल गए। शीजा के सामने एक बहुत बड़ा आईना आ गया। इस आईने में हल्की हल्की सुनहरे रंग की रोशनी निकल रही थी। शीजा वहां से उठकर भागना चाह रही थी मगर वो उठ नहीं पा रही थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी चीज ने इसे मजबूती से जकड़ रखा है। इसकी बार वो जब शीजा ने आईने की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शीजा को आईने में एक खूबरू मर्द, एक बूढ़ा मर्द और एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी। ये सब कुछ शीजा इस आईने में देख रही थी। हाँ सफ्तर मियाँ, तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? मंजूर साहब ने सफ्तर से सवाल किया, जिसके जवाब में सफ्तर ने शर्माते हुए इस बात में सर हिला दिया। आमना जो के दरवाजे से कान लगाए सब कुछ सुन रही थी। सफ्तर की हाँ करते ही आमना के चेहरे पर एक दलफरेद मुस्कुराहट ने डेरे जमा लिए। दूध जैसे रंगत के साथ घुंघराले बाल इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे थे। सफ्तर मौका पाते ही इस कमरे के दरवाजे के पास आ गया। कहो तो तुम्हें आज ही रुखसत करके ना ले जाऊं? आमना सफ्तर दरवाजे के बाहर खड़ा आमना से सवाल करने लगा। चल हट, अब मैं इतनी भी बेशर्म नहीं, आमना खलखलाते हुए वहां से भाग गई। सफ्तर पीछे खड़ा आमना को जाता देखकर मुस्कुराने लगा। पीछे कामनी ये सब देखकर आग बगोला हो रही थी क्योंकि सफ्तर से वो शादी करना चाहती थी। इधर सफ्तर और आमना से शादी हो गई और इनकी एक बेटी फातिमा भी हो गई। यहाँ कामनी अपनी मोहब्बत बुला ना पाई तो वो एक हिंदू जबकि सफ्तर मुसलमान। लेकिन कहते हैं मोहब्बत में तो इंसान अपना आप भूल जाता है। तो मुख्तलिफ मज़हब इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। मोहब्बत के साथ साथ कामनी सफ्तर से कुछ और भी हासिल करना चाहती थी। कामनी ने आग जलाई और मुंह में तेज तेज कुछ पड़ने लगी। आमना जो आईने के आगे खड़ी अपने बाल संवार रही थी, अचानक इसकी कमीज को आग लगी। बाहर तेज आंधी चलने लगी, इतनी तेज के दरख्त उखड़ने लगे। कामनी के सामने लगी एक आग भड़कने लगी। कामनी की आंखों में आमना के लिए कदूरत और नफरत जलन वाजा दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे कामनी मुंह में कुछ पड़ती जाती थी वैसे वैसे आमना को आग लगी। आग शिद्दत अख्तियार करती जाती। इस दिन सफ्तर भी घर में नहीं था और फातिमा भी छोटी थी। आमना बाहर की जानब भागी मगर दरवाजे अपने आप बंद हो गया। आमना चीखी चिल्लाई मगर इसकी मदद को कोई नहीं आया। अचानक आमना को महसूस हुआ इसको पीछे से कोई खींच रहा है। वो अनदेखी कुव्वत आमना को घसीट कर एक कमरे में ले गई जहां मुकम्मल अंधेरा था। अचानक आने में नजर आने वाला मंजर अपने आप बंद हो गया। आगे क्या हुआ शीजा के मुंह से खुद ब खुद निकला जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शीजा को एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। शीजा ने अपने चारों तरफ देखा मगर इसको कोई नजर न आया। शीजा के चेहरे खौफ से पीला पड़ गया। हिम्मत करके शीजा खड़ी हुई। कौन हो तुम? सामने आओ। इतनी जल्दी भी क्या है? देख लेना मुझे बाद में। वैसे भी अब तुम्हें इस आईने में ही हमेशा के लिए रहना है। मीना और फैका कहाँ है? मुझे इन्हें लेकर जाना है। खौफ में इजाफा होने की वजह से शीजा की आवाज़ लरजने लगी। अच्छा तो तुम्हें इनको यहाँ से लेकर जाना है। चलो एक समझौता करते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बचा है। तुमने एक दिन के अंदर इनको ढूंढ लिया तो तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो। अगर इनको ना ढूंढ पाई तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं रुकोगी। और एक और बात, कहीं मीना और फैका को ढूंढते हुए कोई तुम्हें न मार दे। क्या तुम्हें मंजूर है? बहुत सोच विचार के बाद शीजा ने हाँ में जवाब दिया। चीखों की आवाज़ सुनकर मियाँ बशीर और सहका जैसे ही समीरा के कमरे में दाखिल हुए खौफ से इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि बासत के हाथ में चाकू था जिससे वो समीरा के पेट में लगातार वार कर रहा था। समीरा के पेट से खून के फुहारे फूट रहे थे।
बासत समीरा के पेट से निकलने वाला खून पीता जाता और उसके पेट से गोश्त निकाल कर खाता जाता। वो कोई इंसान नहीं बल्कि आदमखोर भेड़िया लग रहा था। सैका और मियाँ बशीर में इतनी हिम्मत न थी कि वो आगे बढ़कर बासत को रोक सके। वो दोनों तो बेजान लाश की तरह खड़े ये खूनी खेल देख रहे थे। अचानक बासत ने एक खौफनाक चीख मारी और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। इसी असना में साद और असलम चीखें सुनकर कमरे में आ गई। उन्होंने जल्दी जल्दी समीरा और बासत को उठाया और अस्पताल ले गए। मियाँ बशीर भी इन दोनों के साथ चले गए, जबकि सैका अपनी जगह से बुत बनी खड़ी रही। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। जो मंजर इसने अपनी आंखों से सामने देखा था वो इसे ख्वाब लग रहा था। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजने लगी। बेजान टांगों और फ़ोन की जानब घसीटते हुए जब सैका फ़ोन के पास पहुंची, इसने फ़ोन उठाया तो एक नहायत दर्दनाक खबर इसकी मुंतज़िर थी। इसको फ़ोन पर बताया गया कि समीरा और बासत अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही सैका ज़मीन पर गिर गई और ज़ोरों कतार रोने लगी। अगले रोज़ बशीर हाउस में सख्त मातम बच गया। सैका एक कोने में बैठी रो रही थी। इसकी आंखों के सामने मियाँ बशीर का चेहरा मुसलसल गर्दिश कर रहा था। शीजा ने लालटेन उठाई और मीना और फैका की तलाश शुरू कर दी। शीजा ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे की एक पूरी दीवार पर बड़े से आईने से ढकी हुई थी। शीजा अभी थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि किसी ने इसके पाँव को मजबूती से पकड़ लिया। डरते डरते जब शीजा ने नीचे देखा तो एक नहायत बदसूरत औरत, जिसकी आंखों और मुंह से खून रस रहा था। इसका पूरा बदन जमीन के अंदर धंसा हुआ था। सिर्फ इसने अपना मुंह बाहर निकाला हुआ था। शीजा ने इस अजीब सी मखलूक को देखते ही जोरदार चीख मारी। शीजा खौफ से कांपने लगी। इसने एक झटके से अपना पाँव इस अजीब सी मखलूक से छुड़वाया और कमरे से बाहर की जानब भागी। खैर, इसने एक बार फिर हिम्मत बांधी और फैका और मीना की तलाश दोबारा शुरू कर दी। इसको किसी के ऊंची ऊंची चीखों की आवाज़ आने लगी। इसने देखा कि सीढ़ियों से एक लंबे कद की औरत तेजी से उतरती हुई शीजा की जानब आ रही है। इसके चेहरे को स्याह रंग के बालों ने ढका हुआ है। वो मुसलसल चीखी जा रही है। इसने हाथों में एक कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है। शीजा को लगा अब तो वो नहीं बचेगी। फिर भी इसने हिम्मत का मुजाहरा किया। वो भागी और एक बहुत बड़े से बुत के पीछे छुप गई। वो औरत इधर उधर मुंह घुमाती शीजा को तलाश कर रही थी। शीजा को जमीन पर एक डंडा पड़ा हुआ नजर आया। इसने वो डंडा उठाया और पूरी कोफ्त से इस चुड़ैल के सर पर दे मारा। वो चुड़ैल लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी और शीजा वहां से भाग गई। गर्ज शीजा ने अपनी तलाश जारी रखी। इस दौरान शीजा का सामना कई शैतानी ताकतों से हुआ, मगर इतनी छानबीन के बाद इसको फैका और मीना ना मिली। अचानक इसके जहन में कुछ आया। इसने जमीन पर पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और इस कमरे की जानब चल पड़ी, जहां बहुत बड़ा आईना था। इस कमरे में पहुंचकर इसने देखा कि वो अजीब मखलूक जो जमीन के अंदर धसी हुई थी वो अब वहां नहीं थी। वो इस बड़े से आईने के पास गई और जोर से डंडा इस आईने पर मारा। आईना धड़ाम से टूटकर नीचे गिर पड़ा। आईने के पीछे मीना और फैका बेहोश पड़ी थी। शीजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अब जैसा कि तुमने देखा कि मैंने इन दोनों को ढूंढ लिया है, अब तुम अपना वादा पूरा करो और हमें यहाँ से जाने दो। शीजा ने इसकी गैबी मखलूक से बात करना चाहिए। तुमको जाने दूँ? हरगिज़ नहीं। अगर मैं तुमको लोगों को यहाँ से जाने दिया तो मेरा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। वो गैबी मखलूक अपने वादे से मुकर गई। शीजा ने मीना और फैका को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो दोनों नहीं उठी। दरवाज़ा खोलने की भी बहुत कोशिश की, मगर वो ना खुला। थक हार कर शीजा ने मोमबत्ती दान को पकड़ा जो दीवार से जुड़ा हुआ था। वो मोमबत्ती दान हल्का हल्का हिल रहा था। शीजा ने जोर लगाया। वो मोमबत्ती दान नीचे की जानब घूम गया। कमरे के बलाई हिस्से से एक जोरदार आवाज़ आई और एक रास्ता बन गया जो सीढ़ियों के जरिए नीचे की तरफ जा रहा था। शीजा ने लालटेन पकड़ी और डरते डरते नीचे उतरी। नीचे जाकर इसने देखा कि 4 आईने एक दूसरे के सामने रखे हैं। शीजा ने इनमें से एक को उंगली लगाई तो इसकी उंगली आईने के अंदर पार चली गई। शीजा ने फौरी तौर पर आईने से उंगली निकाल ली। बहुत सोच विचार के बाद शीजा इनमें से एक आईने के अंदर दाखिल हो गई। शीजा इस आईने में दाखिल हुई तो दूसरे आईने से वापस इसी जगह पर आ गई जहां से वो इस आईने में दाखिल हुई थी। जब वो दूसरे और तीसरे आईने में दाखिल हुई तब भी ऐसा ही हुआ, मगर चौथे आईने की दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। चौथे आईने में वो दाखिल हो ही नहीं पाई। बैठ जाओ नीचे। चौथे आईने से एक ऊंची आवाज़ शीजा की समात से आकर टकराई। शीजा फौरी तौर पर नीचे बैठ गई। इस आईने में देखो और पूरी कहानी जान लो।
ایک بار پھر سے چوتھے آئینے سے آواز آئی۔ آگ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے آمنہ خود کو نہ بچا پائی اور آگ میں جلس کر مر گئی۔ کامنی آمنہ کے گھر آ گئی۔ آمنہ کا روپ دھار لیا۔ اب وہ صفدر کو مارنے کا فیصلہ کر چکی تھی، کیونکہ صفدر تو پہلے ہی کسی کا ہو چکا تھا اور اسے محبت بھیک میں نہیں چاہیے تھی۔ اب اس کا مقصد وہ شاہی خزانہ حاصل کرنا تھا، جس کی صحیح جگہ صرف اور صرف صفدر کو پتہ تھی۔ جب کامنی نے صفدر سے خزانے کے بارے میں سب کچھ جان لیا تو وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ کامنی کو دیکھ کر صفدر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ صفدر کچھ بولتا، کامنی نے تلوار اٹھائی اور ایک کے بعد دوسرا وار کر کے صفدر کو مار دیا۔ رہ گئی فاطمہ۔ تو جب کامنی فاطمہ کو مارنے کے ارادے سے کمرے میں گئی تو وہاں فاطمہ تھی نہیں، یعنی فاطمہ غائب ہو گئی تھی۔ کامنی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ نہ جانے فاطمہ زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ خیر کامنی نے صفدر اور آمنہ کی لاشیں اسی گھر میں دفنا دی۔ پھر جب کامنی صفدر کو بتائی ہوئی جگہ پر خزانے ڈھونڈنے گئی تو اس کو وہاں کوئی خزانہ نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کہ صفدر نے اس کو غلط جگہ بتائی ہو، یا پھر پہلے سے ہی کوئی وہ خزانہ نکال کر لے گیا ہو۔ جب کامنی کو یہ معلوم ہوا تو اس کو بہت غصہ آیا۔ خیر وہ کالے جادو میں مزید مہارت حاصل کرنے لگی۔ ایک روز جب وہ کالے جادو کے منتر پڑھ رہی تھی تو غلطی سے اس نے ایک ایسا منتر بول دیا جس سے وہ اور اس کے سب شیطان چیلے اس آئینے میں قید ہو گئے، اور جو غیبی مخلوق تم سے بات کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، کامنی تھی۔ اور جس گھر میں تم اب لوگ موجود ہو وہ کسی اور کا نہیں، آمنہ کا گھر ہے، جو کہ اس آئینے سے جڑ چکا ہے۔ کامنی نے ایک ایسا شربت پی رکھا ہے جس سے وہ 500 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ آج رات 12 بجے کامنی 500 سال کی ہو جائے گی۔ جانتی ہو اس نے تم تینوں کو قید کیوں کر رکھا ہے؟ رات کے 12 بجے ہی وہ تم تینوں کو مار کر تم لوگوں کا خون پی سکے، جس سے اس کی مزید 500 سال کی عمر مل جائے گی اور پھر وہ اس آئینے سے آزاد ہو جائے گی۔ مگر کیا؟ شیزا نے آئینے سے سوال کیا۔ مگر یہ کہ تم اپنی اور ان لڑکیوں کی جان بچا سکتی ہو، یہاں سے آزاد ہو سکتی ہو۔ تمہارے 12 دن ختم ہونے کو ہیں۔ آج رات 12 بجے ہی تمہیں 12 دن کی ملی ہوئی مہلت ختم ہو جائے گی۔ 12 بجنے میں صرف 3 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ تمہیں 12 بجنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا، مگر اس کے لیے تمہیں کامنی کا ایک بال، کامنی کی ایک انگوٹھی جس کے ساتھ ہیرا جڑا ہوا ہے، یہ دونوں چیزیں لانی ہوگی، اور ایک پہیلی بھی سلجھانی ہوگی۔ مگر 12 بجنے سے پہلے اس آئینے سے ایک راستہ نکل آئے گا جو تم کو کامنی کے کمرے تک لے جائے گا، پر اس کے لیے تمہیں ایک سوال کا صحیح جواب دینا ہوگا، تبھی تم کامنی کے کمرے تک پہنچ پاؤ گی۔ اور جاتے وقت ان دونوں لڑکیوں کو اسی کمرے میں چھوڑ جانا اور یہاں محفوظ رہیں گی۔ آئینے کے ہدایت کے مطابق شیزا فائقہ اور مینا کو اسی کمرے میں لے آئی۔ اب مجھے بتاؤ، شیزا آئینے سے مخاطب ہوئی، تو سنو وہ کیا ہے جو تمہیں منزل تک لے جاتا ہے لیکن خود آگے بھی بڑھتا ہے۔ یاد رکھنا تم صرف ایک مرتبہ ہی جواب دے سکتی ہو۔ اگر جواب غلط ہوا تو موت ہی تمہارا مقدر ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ آئینہ نے شیزے کو جواب دینے کے لیے 10 منٹ کا وقت دے دیا۔ تو میاں بشیر میں صحیح سمجھتی تھی، میری ماں کے قاتل آپ ہی ہیں نا؟ میں جانتی تھی کہ آپ میرے سکے باپ نہیں ہیں، مگر پھر بھی میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا سکا باپ ہی تصور کیا۔ اور وہ آئینہ بھی آپ نے دکاندار سے کہہ کر وہاں رکھوایا تھا تاکہ فیقہ اس کو گھر لے آئے اور اس آئینے میں بسی ہوئی مخلوق ایک ایک کر کے ہم سب کو مار دے اور پھر ہماری جائیداد پر آپ قبضہ جما لیں۔ خود تو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے تعویذ پہن لیا تاکہ آپ کو کچھ نہ ہو، اور اس دکاندار کی میرے اور شیزا کے ساتھ زیادتی کی کوشش، اس کے پیچھے بھی آپ کا ہی ہاتھ تھا نا؟ میری معصوم ماں جو آپ کو اپنے سر کا سائیں سمجھ کر آپ پر اندھا اعتماد کرتی تھی، اس کو بھی آپ نے بے دردی سے مار دیا۔ میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں بشیر میاں۔ سیکا ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی تو اپنی معصوم ماں کا چہرہ آتا، تو کبھی مرحوم بھائی اور بابی کا، کبھی اپنی پیاری بہنوں کا، تو کبھی اپنی بہنوں جیسی دوست شیزا کا۔ وہ اکیلی جان ایک ہی وقت میں کتنے دکھ جھیل رہی تھی۔ اب جب کہ تم نے میری اصلیت جان چکی ہو تو اپنا منہ بند رکھنا، ورنہ کیا؟ میں تو سب کو چیخ چیخ کر تمہاری اصلیت بتاؤں گی، پولیس بھی تمہارے خلاف پرچہ کٹواؤں گی۔ شیزا چلائی، لگتا ہے تجھے اپنی ماں کے پاس جانے کا شوق ہے۔
میاں بشیر کے چہرے پر خیمانگی اور درندگی کے اثار نمایاں ہونے لگے۔ میاں بشیر نے پستول نکال لی اور سیکا پر تان لی۔ اب بکواس بند کرو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ ویسے بھی تم نے وہ مشہور محاورہ سنا ہوگا، جسے اللہ رکھے اس سے کون چکے۔ سیکا بہت پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ میاں بشیر طیش میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میاں بشیر سیکا پر گولی چلاتا، پیچھے سے پولیس آ گئی اور پولیس نے میاں بشیر کو گرفتار کر لیا۔ بھائی میں نے کیا کیا ہے، مجھے گرفتار کیوں کر رہے ہو؟ وہ سب تو تجھے تھانے جا کر ہی پتہ چلے گا۔ ہم نے تیرا سارا بیان ریکارڈ کر لیا ہے، جس میں تو نے خود اعتراف جرم کیا ہے۔ پولیس میاں بشیر کو گھسیٹتے لے گئی۔ اب تو سیکا کو شیزہ کے آنے کا انتظار تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد شیزہ نے جواب دیا، اس کا صحیح جواب ہے راستہ کیوں۔ راستہ ہی انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور تمہارا جواب درست ہے۔ آئینے نے شیزہ کے جواب کو درست قرار دے دیا اور ایک راستہ آئینے میں بن گیا، جو شیزہ کو کامنی جادوگرنی کے کمرے میں سامنے لے گیا۔ شیزہ نے دیکھا کہ دو پہرے دار کامنی کے کمرے کے سامنے کھڑے پہرا دے رہے ہیں، جبکہ ایک پہرے دار کچھ دور کرسی پر بیٹھا تھا۔ بغیر آواز کیے قدموں کے ساتھ شیزہ کرسی پر بیٹھے ہوئے پہرے دار کے پاس گئی اور پاس ہی پڑا ڈنڈا اٹھایا اور شیزہ نے اس کی گردن پر پوری قوت سے مارا۔ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ساتھ ہی شیزہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ شیزہ بہت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی، اس کے ہاتھ و بازو کانپ رہے تھے۔ چیخ کی آواز سن کر دونوں پہرے دار تیسرے پہرے دار کی جانب لپکے۔ شیزہ کامنی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کامنی اپنے بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ رنگ روپ لحاظ سے کامنی ایک عام انسان لگ رہی تھی، بس اس کے بال سفید تھے۔ شیزہ نے پورا کمرہ چھان مارا، لیکن اس کو ہیرے والی انگوٹھی کہیں بھی نہیں ملی۔ پھر اس نے کینچی اٹھائی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ کامنی کے کچھ بال کاٹ لیے۔ کون ہے یہاں؟ کامنی کی آنکھ کھل گئی۔ شیزہ جلدی جلدی کمرے میں رکھی ہوئی الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ پہرے داروں اندر آؤ، کامنی چیخی۔ جی محترمہ، کمرے میں کوئی ہے؟ اچھی طرح کمرے کی تلاشی لو، کامنی نے حکم دیا، اور پہرے دار کمرے کی تلاشی لینے لگ گئے۔ پہرے دار الماری کے پیچھے نہیں گئے جہاں شیزہ چھپی تھی۔ جی نہیں محترمہ، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر تم یہاں سے جا سکتے ہو، کامنی نے حکم دیا۔ کامنی آنے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور اپنے بال سنوارنے لگی۔ شیزہ نے دیکھا کہ وہ ہیرے والی انگوٹھی کامنی کے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم الماری کے پیچھے چھپی ہو۔ کامنی کے لہجے میں غصہ تھا۔ یہ سن کر شیزہ کانپ اٹھی۔ میں جانتی ہوں تم الماری کے پیچھے چھپی ہو، باہر آ جاؤ۔ اس بار کامنی چیخی۔ شیزہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی موت اب قریب آ گئی ہے۔ ڈرتے ڈرتے شیزہ کامنی کے سامنے آ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ خزانے کی تلاش میں ہیں اور اس کا راستہ مجھے پتہ ہے۔ میں تو پہلے بھی آپ سے یہی کہنا چاہ رہی تھی، مگر آپ میری بات سنی نہیں۔ نہ جانے شیزہ کے دماغ میں یہ ترکیب کہاں سے آ گئی۔ کیا واقعی؟ مجھے بتاؤ کہاں ہے خزانہ؟ کامنی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ شیزہ نے دل ہی دل میں سوچ ہی رہی تھی، کہتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی کے ہاتھوں تو بیوقوف بن جاتا ہے۔ آپ کے دائیں بائیں آپ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ہے خزانے کا راستہ۔ شیزہ نے جواب دیا، یہ لو میری ہتھیلی، میرے پاس آؤ اور مجھے راستہ بتاؤ۔ کامنی نے شیزہ کو حکم دیا، لائے دکھائیں یہ انگوٹھی تاریں۔ میں اس سے آپ کی ہتھیلی صحیح طرح سے دیکھ نہیں پا رہی۔ بڑی چلاکی سے شیزہ نے یہ سارا معاملہ سنبھالا۔ لو اب دیکھو۔ کامنی نے انگوٹھی تار کر ٹیبل پر رکھ دی۔ کامنی کا انگوٹھی رکھنا تھا کہ شیزہ نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور باہر کی جانب بھاگی۔ پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا۔ کامنی چلائی۔ شیزہ گرتی پڑتی بچتی بچاتی آئینے والے راستے کے اندر داخل ہوئی اور راستہ بند ہو گیا۔ شیزہ کے پیچھے کتنی ہی قسم کی عجیب و غریب مخلوقیں بھاگ رہی تھیں، مگر شیزہ نے سب کو چکما دے دیا۔ اب شیزہ آئینے کے سامنے موجود تھی۔ میں لے آئی ہوں دونوں چیزیں۔ شیزہ آئینے سے مخاطب ہوئی، اس انگوٹھی کو کامنی کے بالوں کے ساتھ باندھ دو۔ آئینے نے شیزہ کو بتایا۔ شیزہ نے کامنی کے بالوں کے ساتھ انگوٹھی باندھ دی۔ اب پہلی سلجھاؤ، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہی انسان اس کے سامنے آئے وہ اپنا آپ اس میں پائے۔ آئینہ بولا، جواب دو۔ شیزہ بولی، آئینہ، جواب درست ہے، اب انگوٹھی آئینے میں مارو۔
शीजा ने अंगूठी जूं ही आईने पर मारी, एक रास्ता आईने में बन गया। अब जाओ अपने घर, और घर जाते ही आईने को तोड़ देना और समझना मैं तुम्हारा साथी हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में इसके सिवा और कुछ नहीं बताऊंगा, आईने ने कहा। शीजा ने आईने के रास्ते के जरिए पहले मीना और फिर जब फाइका को घर पहुंचाने लगी तो उतने में शैतानी मखलूक भी आ गई। इधर से आईना भी बंद होना शुरू हो गया। इस मखलूक ने शीजा का एक पैर पकड़ लिया। शीजा ने पूरी कुव्वत लगाकर इसे अपना पैर छुड़वाया और आईने के बंद होने से पहले आईने से बाहर आ गई और आईना बंद हो गया। इतने में सहका भी आ गई। सहका तीनों को देखकर बहुत खुश हुई। सहका, मुझे एक हथौड़ा जल्दी से ला दें। शीजा ने सहका से कहा। सहका भागी और स्टोर से एक हथौड़ा ले आई। शीजा ने पूरी कुव्वत से वो हथौड़ा आईने पर मारा और आईना टूट गया। इसी के साथ ही कहानी का खेल खत्म हो गया और शीजा इस घटन का सफर में कामयाब हो गई। 2 दिन बाद मियाँ बशीर के लिए अदालत ने सजाई मौत के अहकामात जारी कर दिए। फाइका और मीना दोनों ठीक हो गई। फाइका ने अपने किए की शीजा से माफ़ी मांग ली। शीजा को मियाँ बशीर के बारे में पता चला तो उसको बहुत दुख हुआ, मगर वो अल्लाह की रज़ा में राजी थी। 2 साल बाद शीजा के बेवा होने के बाद इसने अपनी इद्दत अपने माँ बाप के घर काटी। शीजा के माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हो गया और शीजा ने अपने बाप को माफ़ कर दिया। शीजा के लिए सहका अपने खालाजाद भाई रोहिल का रिश्ता लेकर आई। शीजा की रजामंदी पर शीजा को रोहिल का हमसफर बना दिया और आज शीजा एक खुशगवार पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही है। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। शीजा ने सोचा कि बशीर से शादी के बाद अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मगर हाल के कायनात को कुछ और मंजूर था। इसने शीजा के लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा था और अब शीजा को अल्लाह पर पूरा तवक्कल है। एक चाल वो चलते हैं और एक चाल अल्लाह चलता है। बेशक अल्लाह सब पर बेहतरीन चाल चलने वाला है।